ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। तो आइए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। इन कुछ दिनों में एनिमल फार्म के किसी भी बाशिंदे को स्नोबॉल की कोई भी खबर सुनाई नहीं दी थी, मगर फिर कुछ उड़ते उड़ते खबर यूं मिली कि भाई स्नोबॉल तो पास ही के पिंचफील्ड में छुपा हुआ है। फिर खबर आती, ना पिंचफील्ड में नहीं, वो तो फॉक्सवुड में छुपा है। अब जानवर लगातार इसी गहमा गहमी में रहते कि भाई स्नोबॉल आखिर छुपा कहां हुआ है, पिंचफील्ड में या फॉक्सवुड में। अच्छा, इन्हीं दिन हुआ यूं कि जो हमारे नेता नेपोलियन थे, उन्होंने थोड़ा अपने क्रय की जो क्रिया थी, जो उनके बिजनेस करने का ढंग था, उससे अपने लिए धाक जमा ली थी। नतीजन उनकी काफी तूती बोला करती थी और सभी की जुबान पर उनका जिक्र था। अब एक बार नेपोलियन जी ने देखा कि भाई खेत पर, एनिमल फार्म पर बहुत पुराना एक ढेर सारी लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है। अब उस लकड़ी के गट्ठर को बेचने के लिए नेपोलियन ने सलाह मशवरा किया श्रीमान विम्पर से। तो श्रीमान विम्पर बोले, अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी लकड़ी मालूम होती है, 10 साल से धूप सेक रही है, दुरुस्त हो गई है। अरे इसको बेचिए, बाजार में जाकर मोटी कीमत मिलेगी भाई। नेपोलियन को वो बात अच्छी लगी। अब हुआ यूं कि नेपोलियन चले पास के पिंचफील्ड के पिल्किंगटन को वो लकड़ी का गट्ठर बेचने। तो उड़ती उड़ती कानों में खबर आए कि स्नोबॉल पिंचफील्ड में है। नेपोलियन सोचे, ना 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 ना, पिंचफील्ड के साथ मैं धंधा नहीं करूंगा। वो सीधे सोचे कि अब मैं फॉक्सवुड के फ्रेडरिक को लकड़ी बेचूंगा। और जब वो चले फॉक्सवुड के फ्रेडरिक को लकड़ी बेचने, तो उड़ते उड़ते खबर क्या सुनाई दे कि भाई स्नोबॉल फॉक्सवुड में है। अब आप खुद ही सोचिए, दुश्मन के दोस्त से भला कौन धंधा करे। अब एक सुबह सुबह खबर यूं पहुंची, आग की तरह फैल गई एनिमल फार्म में कि गई रात स्नोबॉल चोरी छुपे फार्म पर आया और तहलका मचा दिया, कोहराम मचा दिया। गायों के नीचे की रखी दूध की बाल्टियां हटा डाली, मुर्गियों के अंडे फोड़ दिए, अरे भूसे को जला डाला, मकई के खेत कुचल डाले, और तो और खियारियों में तांडव कर दिया। आफत विपत मुसीबत। जानवर परेशान थे। और उसके कुछ दिनों बाद हुआ ये कि जो भी उल्टा पुल्टा होता उस एनिमल फार्म पर, इल्जाम जाता सिर्फ और सीधा स्नोबॉल की तरफ। तो भाई चूहे अनाज के बोरे कुतर दें, मगर दोषी कौन? स्नोबॉल। अरे गाय 1 सेर दूध कम दे दे तो दोषी कौन? स्नोबॉल। अरे एक बत्तख मुर्गी 1 आध अंडे कम दे दे तो दोषी कौन? स्नोबॉल। कहीं भी धमाल हो, उत्पात हो, उपद्रव हो, करा किसने? स्नोबॉल, और सिर्फ स्नोबॉल। महान नेता नेपोलियन ने तो यह ऐलान कर दिया, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जिंदा हूं। मेरे रहते मेरी योजनाएं जो बनेंगी वो काम करेंगी। मैंने चारों तरफ अपने खेत के अपने जासूस फैला रखे हैं, खेत में भी और खेत के बाहर भी। आप चिंता मत करिए, मैं उस बागी स्नोबॉल की एक एक हरकत पर नजर रखूंगा और उसको जल्द से जल्द पकड़कर सबक सिखाऊंगा। फिर क्या था, नेपोलियन के 5-6 पैने दांतों वाले कुत्ते गुर गुर करके पूरे एनिमल फार्म में घूमते। सुना है रात को एनिमल फार्म के बाहर जाकर भी उसके इर्द गिर्द घूमते और आने जाने वाले लोगों पर घुर्राते। कुछ नन्हे और बड़े सुअर, मझले सुअर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर दूर दूर तक भूसे, चारे, गोबर सभी जगह को गौर से देखते रहते, कहीं कोई स्नोबॉल का पद चिन्ह ना दिख जाए। इसलिए
और फिर एक शाम स्क्वीलर ने सभा बुलाई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वीलर था नेपोलियन का गुर्गा। स्क्वीलर ने सभा में सभी को संबोधित करते हुए बोला, प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल स्नोबॉल हमेशा से गद्दार रहा है। हम सोचते थे कि जोन्स के जाने के बाद उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो इतनी बढ़ गई थीं कि वो हमसे बगावत करने पर उतारू हो गया, मजबूर हो गया। मगर ना, उसकी महत्वाकांक्षा तो जो बढ़ी घटी उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कमबख्त स्नोबॉल पहले से ही जोन्स के साथ मिला हुआ था। वो उसका गुर्गा था, उसका मुखबिर था। हमको नहीं दिखाता था, मगर चोरी छुपे उसके साथ मिलकर बगावत पर काम कर रहा था। और तो और सुनने में आया है कि वो इस समय फॉक्सवुड के फ्रेडरिक के साथ मिला हुआ है। और यही नहीं, अपने प्यारे एनिमल फार्म के खिलाफ बगावत करने जा रहा है, तैयारी कर रहा है वो हमले की हम पर। अफसोस, जिन जानवरों के साथ, अपने प्यारे भाई बहनों के साथ उसको मिलकर रहना चाहिए था, वो कमबख्त स्नोबॉल उन्हीं के साथ गद्दारी कर बैठा। उसे इसकी भरपाई करनी होगी। स्क्वीलर आगे बोला, याद है ना, आपको याद है ना कि किस तरह गौशाला की घमासान में उस गद्दार स्नोबॉल ने हमारे खिलाफ हथियार उठाए थे। अब ये सुनकर सभी जानवर चकरा गए। हैं, हमारे खिलाफ हथियार उठाए थे या हमारे लिए हथियार उठाए थे? अरे भाई, स्नोबॉल तो सबसे आगे था। उसी ने तो नेपोलियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेना का नेतृत्व करा था। अरे भाई, उसने तो हमारे लिए अपनी पीठ पर गोलियां खाई थी। अरे, और उसी ने तो सबको एकजुट करा और हिम्मत बंधाई ताकि हम सभी जानवर मिलकर उस पर हमला कर सके, जोन्स पर। तो स्नोबॉल वो समझ नहीं पा रहे थे। स्क्वीलर लगातार उनको बरगलाता, उनको बताता गया कि किस तरह स्नोबॉल ने उनके साथ गद्दारी करी है। जानवर क्रोधित थे, मगर उनमें से कुछ ये भी सोच रहे थे कि भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ना बोलने वाले और सिर्फ गर्दन झुकाकर काम करने वाले बॉक्सर ने आखिरकार मुंह खोल ही दिया और सोचते हुए बोला, मगर मुझे अच्छी तरह याद है स्नोबॉल किस तरह सबसे आगे था जंग के मैदान में, और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस आगे बढ़ता गया और गोलियों के वार सहता गया, लाठियां सहता गया, मगर उसने युद्ध का खेमा नहीं छोड़ा। और फिर हम जानवरों के लिए तो उसने अपनी पीठ पर गोलियां खाई थी कि नहीं? और हम सभी जानवरों ने मिलकर उसको एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास दिया था कि नहीं? उसका क्या? इधर जानवर सख्ते में आए ये सब सुनकर, और उधर स्क्वीलर ये भाषणबाजी बयानबाजी करके वहां से 9-2-11 हो लिया। मगर जानवर वहीं के वहीं डटे रहे। क्लोवर, बॉक्सर, मिनिमस, ये कई लोग और बेंजामिन भी सोचते रहे। गहरी सोच में डूबे हुए थे जानवर कि अचानक शाम हो गई। शाम होते ही क्लोवर को कुछ ख्याल आया और उसने सभी जानवरों से पूछा कि क्या हम खुश हैं? तो जानवर सोचने लगे कि क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी के लिए युद्ध करा था? क्या हम जोन्स के जमाने में ही खुश थे? अभी अपना राज है, जंगल राज है सब जगह, मगर ये कैसी मारामारी है? किस चीज की आपाधापी में हम लगे हुए हैं? वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्लोवर को लगा कि सब हताश हो रहे हैं, तो उसने एक सुर में, तेज तीव्र सुर में गाना शुरू कर दिया, इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर। क्लोवर का गीत सुन सभी जानवर एकजुट हो गाने लगे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार वो गाना गा दिया। अंदर
जो सुअरों के बाड़े थे और जो उनका जो फार्म हाउस था, वहां से जब ये शोर सुनाई दिया गाने का, तो स्क्वीलर फौरन अपने 6 खूंखार कुत्तों के साथ बाहर आया और बोला, अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हैं आप ये गीत अब नहीं गा सकते। ये गीत तो हमारे महान नेता नेपोलियन ने कब की खारिज कर दिया है। अरे एनिमल फार्म पर अब ये गीत गाना वर्जित है। जानवरों ने बोला, है? अरे ये तो अपना गीत है, ये नहीं गाएंगे तो क्या गाएंगे फिर हम जानवर। तो स्क्वीलर ने समझाते हुए कहा, अरे भाई, ये रद्द इसलिए हुआ है क्योंकि अब इस गाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय हमें क्रांति लानी थी, इसीलिए जरूरत थी क्रांति की मशाल को जलाने की अपने अंदर और सचमुच में, तभी हमने ये गाना गाया। अब क्योंकि हम क्रांति ला चुके हैं, अपना राज है, जंगल राज है, तो हमें इस गाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए महान नेता नेपोलियन ने इस गाने को खारिज कर दिया है। जानवर बोले, मगर हम अगर ये नहीं गाएंगे तो फिर हमारा कौन सा गीत है, हम गाएंगे क्या। उनकी चेचे पौपौ बातें सुनकर स्क्वीलर बोला, मैं बताता हूं। मगर उसके कुछ कहने के पहले ही सारी भेड़ों ने बोलना शुरू कर दिया, दुपाहे बुरे चौपाहे अच्छे, दुपाहे बुरे चौपाहे अच्छे। स्क्वीलर ने सबको खुर उठाकर शांत करा और बोला, अब हम महान कवि मिनिमस की लिखी हुई ये 2 पंक्तियां गीत की तरह गीत स्वरूप गाएंगे। वो पंक्तियां थी, एनिमल फार्म, तेरा कभी ना करे हम नुकसान। जानवरों को ये 2 पंक्तियां कोई भाई नहीं, मगर जानवर क्या करते। अब जब भी सभा बुलाई जाती और झंडारोहण होता, उसके ठीक बाद सभी जानवर टूटे फूटे स्वरों में ये गीत गाते, एनिमल फार्म, तेरा हम न करे कभी नुकसान, एनिमल फार्म, तेरा हम न करे कभी नुकसान। वो 2 लाइन गाते तो, मगर इन 2 फीकी टूटी फूटी लाइनों में, पंक्तियों में इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवरों की खनक कहां। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना का